अब हम बात करते हैं थर्ड रो पीरियड एलिमेंट्स की, फोर्थ रो पीरियड एलिमेंट्स की, फिफ्थ रो पीरियड एलिमेंट्स की। जो सेकंड से नीचे के पीरियड के एलिमेंट्स हैं उनके पास जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 3। इसका मतलब उसमें डी ऑर्बिटल्स भी आ जाएंगे और नीचे जाएंगे तो एफ ऑर्बिटल्स का भी फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। तो वहां पर मैक्सिमम कोवेलेंसी 8 तक जा सकती है। कैसे होगी जरा सा देखें। ऐसे एलिमेंट्स वेरिएबल कोवेलेंसी शो करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p3। मैं ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं। यहां पर चाहो तो तुम नियॉन लिख सकते हो, लिखने की उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, एक बार मैंने बता दिया ये है ऐसा। ग्राउंड स्टेट में इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3s2 3p3। लेकिन ये थर्ड शेल है, थर्ड पीरियड है, तो इसके पास डी ऑर्बिटल भी खाली होंगे। इट विल हैव एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स। 3s2 3p3। अब इसके पास वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो यहां पर ये 3 इलेक्ट्रॉन के साथ जो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके साथ अगर 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर ले तो इसकी कोवेलेंसी हो जाएगी 3। और इससे ऑक्टेट भी पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसी फास्फोरस को एक्साइटेड स्टेट में ले जाऊं, ऐसा नाइट्रोजन के केस में पॉसिबल नहीं था क्योंकि एक्साइटेशन पे वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं चेंज हो रहे थे। लेकिन यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेंज करने का स्कोप है क्योंकि देयर इज एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल इन केस ऑफ फास्फोरस, दैट इज थर्ड पीरियड एलिमेंट। तो ये s का एक इलेक्ट्रॉन मैं यहां पर जंप करा दिया और p के एज इट इज रखे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप कर गया। नाउ इट हैज 5 unpaired electrons, so it can form maximum 5 bonds at this point of time। तो इसकी कोवेलेंसी 3 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है। अब 3 क्यों और 5 क्यों? 3 में उसका ऑक्टेट तो पूरा हो जा रहा है, 3 में उसका ऑक्टेट तो पूरा हो जा रहा है। जैसे PCl3 का फॉर्मेशन हम देखें, 3 बॉन्ड बन जाएंगे क्लोरीन के साथ और फास्फोरस के पास एक लोन पेयर होगा। लेकिन कोवेलेंसी 5 में ये PCl5 भी बना लेगा और PCl5 में 5 बॉन्ड बन जाएंगे क्लोरीन पे और यहां पर भी ऑक्टेट पूरा है और यहां तो ऑक्टेट का एक्सपेंशन हो गया है। PCl5 में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए फास्फोरस पे, वो रख सकता है। अब तक शायद तुम लोगों ने पढ़ा था कि वैलेंस शेल में ऑक्टेट पूरा करना ही स्टेबिलिटी होता है। ऐसा नहीं है। जो मैंने डिफिनीशन भी बताई थी केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन और केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों होता है, वहाँ पर अगर तुमने नोटिस किया हो, मैंने ऑक्टेट वर्ड नहीं यूज़ किया था, मैंने बोला था लोअरिंग ऑफ एनर्जी। एनर्जी कंटेंट जितना कम होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो ऑक्टेट कंप्लीशन इज वन ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ स्टेबिलिटी, इट इज़ नॉट द सोल क्राइटेरिया ऑफ द स्टेबिलिटी। ऑक्टेट पूरा होगा, स्टेबिलिटी होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ऑक्टेट के बियॉन्ड या उससे कम रहे तो अनस्टेबल होगा, ये बात भी हम नहीं बोल सकते। हमें बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स और आयंस मिलेंगे जिनमें ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता है लेकिन वो हाईली स्टेबल होते हैं। जैसे मैं PCl5 की बात करूं, बहुत स्टेबल है। PCl3 भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, दोनों स्टेबल है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 5 बॉन्ड बनाने के लिए इसको थोड़ा एक्साइटेशन करना पड़ा, एनर्जी थोड़ी बढ़ी, लेकिन 2 एडिशनल बॉन्ड बने तो उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज हो गई, जिसकी वजह से इसकी वैलेंसी जो हो गई फास्फोरस की, दैट हैज़ वेरिएबल कोवेलेंसीज ऑफ 3 and 5 फॉर फास्फोरस। इज दैट क्लियर? फास्फोरस के पास ग्राउंड स्टेट में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, वैलेंस शेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स थे। अगर 3 बॉन्ड बना ले तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, तो स्टेबल तो हो गया ये। अब ये एक्साइटेड स्टेट में 5 बॉन्ड का भी फॉर्मेशन कर सकता है क्योंकि इसके पास अवेलेबल डी ऑर्बिटल है, उसका भी इन्वॉल्वमेंट कर ले बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो ये पेंटावैलेंसी भी शो करेगा। और उसका फायदा क्या होगा? एक्साइटेड स्टेट में हम क्यों ले जा रहे हैं? एक्साइटेशन पे एनर्जी तो थोड़ी सी बढ़ी लेकिन 2 एडिशनल बॉन्ड बने जिसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज होगी, जिसकी वजह से एडिशनल स्टेबिलिटी मिल रही है। तो ये
phosphorus will exhibit variable covalencies of 3 and 5 when it is neutral, there is no charge on phosphorus. क्लियर हुई इतनी बात? एक और एग्जांपल लेते हैं सल्फर का. इनफैक्ट दो एग्जांपल्स लेंगे, सल्फर और क्लोरीन का, तो क्लैरिटी आ जाएगी पूरी तरीके से. पहले सल्फर को देखते हैं. एटॉमिक नंबर 16, 3s2 3p4, ground state. It will have 2 pair of electron, but at the same time it will have empty 3d orbital. अब इसमें दो पॉसिबिलिटी है. हम दोनों पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके डी में ले जाए, दोनों एक्साइट हो जा सकते हैं, या केवल एक को ले जाए. और एक को ले जाना होगा तो पहले पी वाला जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप जो होगा वो छोटा होगा, इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप बड़ा होगा. तो पहले हम पी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करते हैं. अब इसको बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. क्यों फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट? क्योंकि दो पॉसिबिलिटीज है, एक इलेक्ट्रॉन ले जाए या दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाए. तो पहले हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ले जा रहे हैं. समझना जरा इसको, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, बड़े काम की चीज़ है, आगे तुम्हारे काम आएगी. एक इलेक्ट्रॉन पी वाला जो यहाँ का पेयर था उसको मैंने पहुँचा दिया यहाँ पर. नाउ इस समय अगर ये दो बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, इसके पास वैलेंस शेल में खुद के 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट पूरा हो जाता. और करता भी ऐसा, जैसे H2O मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन पे 2 बॉन्ड बने होते हैं और 2 लोन पेयर है, 4 इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में नहीं जा रहे. सल्फर के पास इस कंडीशन में हम अगर सल्फर बनाएं यहां पर तो H2S लिख लें, ऐसे ही रहेगा. इस केस में एक मॉलिक्यूल बनता है SF4. हम इसका स्पेशियल ओरिएंटेशन नहीं दिखा रहे हैं. एक लोन पेयर यहां पर दिख रहा है तुम्हें, देखो जरा ध्यान से. मैंने एक लोन पेयर दिखाया है, इलेक्ट्रॉन पेयर, ये वाला यहां पर 2 सर्कल्स दिखाया. ग्राउंड स्टेट में 2 लोन पेयर है, इसको हमने 2 पेयर दिखाया है. तो SF4 में सल्फर की कोवेलेंसी हो गई 4, H2S में सल्फर की कोवेलेंसी हो गई 2. हियर कोवेलेंसी इज 2, हियर कोवेलेंसी इज 4. लेकिन इसी सल्फर का अगर मैं S वाला भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर दूं तो ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट हो जाएगा. और इन दैट केस it will have 6 unpaired electrons. It will go beyond its octet. It has already gone beyond its octet even in case of first excited state. Now it will have 6 unpaired electrons, so it can form 6 bonds. Like in SF6 molecule, सल्फर पे 6 बॉन्ड बन जाएंगे. तो कोवेलेंसी सल्फर की हो गई 6. तो सल्फर की कोवेलेंसीज वेरिएबल कोवेलेंसीज हो गई, वेरिएबल कोवेलेंसीज 2, 4, 6. इज दैट क्लियर? और जो सल्फर के लिए होगी वही सिलेनियम और टेलुरियम के लिए भी होगी, उनकी भी कोवेलेंसीज 2, 4, 6 हो जाएगी. ऑक्सीजन के लिए वो पॉसिबल नहीं था. ऑक्सीजन के लिए कोवेलेंसी 2 ही थी, क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं था जिसका कि इन्वॉल्वमेंट हो सके बॉन्ड फॉर्मेशन में. इसलिए ऑक्सीजन की कोवेलेंसी केवल 2 थी, नाइट्रोजन की कोवेलेंसी केवल 3 थी, लेकिन फास्फोरस की 3 और 5 दोनों आई. सल्फर के लिए 2, 4, 6 तीनों आई, क्योंकि यहाँ पर अवेलेबल डी ऑर्बिटल्स थे. एडिशनल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, एक्साइटेशन के बाद एडिशनल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, जिससे उसकी एडिशनल स्टेबिलिटी आएगी. तो सल्फर की कोवेलेंसी हो गई 2, 4, 6. जो बात मैं थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के लिए एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं, ये बात 4th, 5th, 6th, 7th पीरियड के एलिमेंट्स के लिए भी वैलिड होगी. अगर मैं बात करूं क्लोरीन की, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p5. तो ग्राउंड स्टेट में क्लोरीन जो हो जाएगा डी ऑर्बिटल खाली है, 3 पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डी ऑर्बिटल सारे खाली. अब जैसे मैं बात करूं HCl मॉलिक्यूल, तो यहां पर क्लोरीन की वैलेंसी हो गई 1, क्योंकि
इस ग्राउंड स्टेट में क्लोरीन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसने ग्राउंड स्टेट में क्लोरीन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसने एक बॉन्ड बनाया, लेकिन एट द सेम टाइम इसके पास 3 लोन पेयर भी दिख रहे हैं यहां पर, तो क्लोरीन पे 3 लोन पेयर भी हम दिखा सकते हैं। अब मैं अगर इस वाले इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जंप करा दूं, तो दैट विल कम आउट टू बी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। केवल एक इलेक्ट्रॉन को मैं एक्साइट कर रहा हूं, बारी बारी से इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेशन करेंगे। अब यहां पर देयर विल बी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3, तो क्लोरीन की ट्राईवैलेंसी हो जाएगी, जैसे ClF3 मॉलिक्यूल देख लें, और इसमें 2 लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं हमें ये दिख रहे हैं 2 लोन पेयर ये। अब क्लोरीन का ये वाला इलेक्ट्रॉन भी अगर एक्साइट कर दूं, तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, अब 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट करा रहे हैं, तो इस समय इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 3 2 5, तो यहां पर ClO3 माइनस और एक लोन पेयर जो यहां पर दिख रहा है वो वहां पर दिख रहा है। 5 बॉन्ड बने हैं क्लोरीन पे, डबल बॉन्ड मतलब 2 बॉन्ड, और क्लोरीन के पास एक और एक्साइटेड स्टेट आ सकता है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, जिसमें इसके S वाले इलेक्ट्रॉन को भी मैं एक्साइट कर सकता हूं, और उस केस में इट विल फॉर्म 7 बॉन्ड्स। सो क्लोरीन की कोवेलेंसी थर्ड एक्साइटेड स्टेट में हो जाएगी 7। और इस समय कोई लोन पेयर नहीं होगा, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं ClO4 माइनस, तो ये हमारे पास मॉलिक्यूल आ गए। अब क्लोरीन की कोवेलेंसीज क्या होगी, वेरिएबल कोवेलेंसीज होगी, कितनी कितनी आई, 1 3 5 7, 1 यहां पर, 3 यहां पर, 5 यहां पर, 7 यहां पर, तो क्लोरीन की कोवेलेंसीज हो गई 1 3 5 7। जो बात मैंने थर्ड पीरियड के एलिमेंट के लिए बोली, वो बात नीचे वाले पीरियड के लिए वैलिड होगी, लेकिन ऊपर वाले पीरियड के लिए वैलिड नहीं होगी, सेकेंड पीरियड के लिए वैलिड नहीं होगी। मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन तीनों का जो वेरिएबल कोवेलेंसी आएगा 1 3 5 7। सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम, इन तीनों की कोवेलेंसी आ जाएगी 2 4 6। फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इन की कोवेलेंसी आ जाएगी 3 और 5। तो ये बात जो मैं बोल रहा हूँ नीचे वाले पीरियड के लिए तो वैलिड होगा, लेकिन ऊपर वाले पीरियड के वैलिड नहीं होगा। तो वेरिएबल कोवेलेंसी थर्ड पीरियड या लोअर पीरियड के एलिमेंट्स जो होते हैं वो एग्जिबिट करते हैं, लेकिन सेकंड पीरियड के एलिमेंट जो है वो उनकी मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 होती है, और वो डिपेंड करता है कि कितने उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड फॉर्मेशन में जा सकते हैं। जितने किसी मॉलिक्यूल में अगर पूछा जाए कि किसी मॉलिक्यूल या आयन में पूछा जाए कि किसकी कितनी कोवेलेंसी है, तो उसका स्ट्रक्चर अगर बनाने आता है तुम्हें, जो आगे मैं सिखाऊंगा, स्ट्रक्चर बना लो और उसमें काउंट कर लो कुल टोटल कितने कोवेलेंट बॉन्ड बने हैं। जैसे ClO4 माइनस का मैंने स्ट्रक्चर बनाया, तो इसमें 7 बॉन्ड बने हुए हैं, 3 डबल बॉन्ड मतलब 6 बॉन्ड, और एक सिंगल बॉन्ड मतलब 7वां बॉन्ड, तो इसकी कोवेलेंसी हो गई 7। तो बॉन्ड बना करके हम चेक कर सकते हैं। अगर मैं पूछूं, अब इतनी छोटी सी बात पूछूं मैं कि अमोनियम आयन में नाइट्रोजन की कोवेलेंसी कितनी, तो अमोनियम आयन का स्ट्रक्चर तो हमने लास्ट क्लास में देख लिया था, ये था। तो अमोनियम आयन में नाइट्रोजन की कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी, दैट विल कम आउट टू बी 4, क्योंकि नाइट्रोजन पे 4 बॉन्ड बने हैं। जो हमने पीछे पढ़ा था सेकेंड पीरियड के एलिमेंट का, वो न्यूट्रल, वहां पर मैंने टर्म यूज किया था, न्यूट्रल एटम की कोवेलेंसी इतनी है, लेकिन जब चार्ज हो जाएंगे तो उनकी कोवेलेंसी डिफर कर जाएगी। N+ है तो इसकी कोवेलेंसी 4 हो गई। क्लियर है इतनी बात? अगर मैं बोलूं
PCl4+, तो यहाँ पर फास्फोरस की कोवैलेंसी 4 हो जाएगी, क्योंकि 4 क्लोरीन है तो चारों कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े होंगे, तो कोवैलेंसी उसकी 4 हो जाएगी। हाइड्रोनियम आयन H3O+ में ऑक्सीजन की कोवैलेंसी 3 हो जाएगी, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन पर 3 बॉन्ड बने हुए हैं जब ये पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन OH- में हाइड्रोक्साइड आयन में इसकी कोवैलेंसी जो होगी वो कितनी होगी? 1 होगी, क्योंकि इस पर एक ही बॉन्ड बना हुआ है। H2O में इसकी कोवैलेंसी 2 होगी। तो हम अगर बॉन्ड बना सकते हैं, स्ट्रक्चर बनाने आता है, जो मैं आगे सिखाऊंगा, अगला टॉपिक ही हमारा वही होगा, तो उसके हिसाब से हम कोवैलेंसी बता सकते हैं किसी मॉलिक्यूल में। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट कोवैलेंसीज। नोटिसेबल बात क्या थी? सेकेंड पीरियड के एलिमेंट में किसी भी एलिमेंट की मैक्सिमम कोवैलेंसी किसी भी परिस्थिति में, चार्ज हो न हो, न्यूट्रल हो, चार्ज एटम हो, हर एक कंडीशन में उसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी जो होगी दैट विल बी 4। और थर्ड पीरियड या लोअर पीरियड के एलिमेंट्स के लिए मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 से ज़्यादा हो सकती है। पूरे पीरियोडिक टेबल में 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी कोवैलेंसी 8 हो सकती है, एंड दे आर xenon, रुथेनियम and osmium. They have maximum covalency of 8. केवल 3 एलिमेंट्स हैं जिनकी मैक्सिमम कोवैलेंसी 8 हो सकती है। 8 से ज़्यादा किसी भी एलिमेंट की कोवैलेंसी किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकती। मैक्सिमम 8 बॉन्ड बन सकते हैं किसी एक एटम पर, किसी भी कंडीशन में, चार्ज हो न हो, कुछ भी कर लो, तो दैट इज मैक्सिमम कोवैलेंसी इज 8। एक्सेप्शनल केस में रीनियम पर भी 8 बॉन्ड बन जाता है, लेकिन ये न्यूट्रल में बना लेते हैं, और रीनियम के केस में चार्ज आ जाता है तब उसमें बन जाता है। Re एलिमेंट है जिस पे भी 8 बॉन्ड बन जाता है, मैं एक एग्जांपल आगे बताऊंगा, तो नथिंग टू वरी। तो ये 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी पूरे पीरियोडिक टेबल में यही केवल 3 एलिमेंट्स हैं जिनकी सबसे ज़्यादा कोवैलेंसी हो सकती है, दैट इज 8। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बता देता हूँ, जीनन टेट्राऑक्साइड, जीनन पे 4 बॉन्ड बने हैं, 4 डबल बॉन्ड बने हैं, मतलब टोटल 8 बॉन्ड बने हैं, तो जीनन की ऑक्टावैलेंसी हो गई। जीनन नोबल गैस है, बॉन्ड बनाता है, सारे नोबल गैस बॉन्ड नहीं बनाते ऐसा नहीं होता। जीनन बॉन्ड बनाता है, बहुत फ्रिक्वेंटली बॉन्ड बनाता है, लेकिन ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही। बात करेंगे उसके बारे में आगे। दैट इज ऑल अबाउट वैलेंसी।